हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स न्यू प्रश्न बैंक की यूनिट 4 कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखो, चैप्टर तो कई चैप्टर हटा भी दिए गए हैं इस बार, तो हम यूनिट के अकॉर्डिंग अब बात करेंगे। अभी तक हम चैप्टर के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहे थे, लेकिन अब हम यूनिट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। हमने यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया है फिजिक्स में, है ना। तो अब यूनिट हम 4 पे बात करेंगे। और दोस्तों, यूनिट 4 की आपको बता दें तो यूनिट 4 में आपको 2 चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर हमारा थोड़ा सा, ये चैप की जगह कप लिखा गया ना, तो आप चैप करना। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 6 और 7 इसको पढ़ना है हमें। इसमें यूनिट 4 में 6 और 7 को पढ़ना है, तो जिसमें से हम चैप्टर 6 केवल आज हम पढ़ेंगे, है ना। और दोस्तों, आपको मैं बता दे रहा हूँ, चैप्टर 6 में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैप्टर 7 के हैं, तो आप ये मान के चलिएगा चैप्टर 6 तो आपका ज़्यादा रहेगा, चैप्टर 6 और 7 में से ही कंप्लीट करेंगे। बाकी हम ये कहें एक चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं अभी, ठीक है। और हम इसके जो वाला इसके सेकंड चैप्टर है, जो उसका 7 चैप्टर है, उसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। मतलब ये हमारी यूनिट 4 में 6 और 7 2 चैप्टर हैं। तो मैंने ये क्लियर कर दिया, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अब। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं तो इस यूनिट 4 का क्या कैसा है ना। तो दोस्तों, यूनिट 4 के मार्किंग का थोड़ा सा डिवाइडेशन करें तो यूनिट जो 4 है ना, इस यूनिट 4 में अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा, ये 2 सम्मिलित हैं। तो जिसमें से हम, और मतलब दोस्तों बता दूं, इन दोनों चैप्टर्स में 6 और 7 इन दोनों चैप्टर्स में से 11 नंबर के आपको प्रश्न मिलेंगे, मतलब 11 नंबर मिलेंगे। जिसमें से हमारा एक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, एक रहेगा रिक्त स्थान रहेगा, ठीक है, और 2 रहेंगे 2 अंक के क्वेश्चन, ठीक है, और एक रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 और 4 9 10 11, ये 11 नंबर इस टाइप से कंप्लीट आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर केवल हम बात करेंगे आज, ठीक है। और अगली वीडियो आपको चैप्टर 7 की मिलेगी, तो यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी फिर। ठीक है, चलो तो फिर आप देख लो इसको, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले रिक्त स्थान की बात करें तो हमारा पहला है, और ये बोला विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। मतलब जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल है वो किससे स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो वो स्वतंत्र होता है कुंडली का प्रतिरोध से, कुंडली के प्रतिरोध से। नेक्स्ट है स्वप्रेरकत्व का मात्रक। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक दोस्तों हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुम्बकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, ठीक है। क्या होगा? वेबर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 4th है ना, तो इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं। तो हमारा 4th है दोस्तों, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है धारा मापी के रुद्धोल बनाने में, ठीक है, चल मापी में भी किया जाता है, विद्युत ब्रेक में भी किया जाता है, मतलब इन तीनों में किया जाता है। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लेंज का नियम संबंधित है। जो लेंज नियम है, वो लेंज नियम किससे संबंधित है आपको ये बताना है, ठीक है। तो लेंज नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है लेंज का नियम। ओके, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला हमारा है दोस्तों, चल कुंडली की लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए, मतलब जो कुंडली की लंबाई है उसको हम अपरिवर्तित रख रहे हैं, ठीक है, और फेरों की संख्या हम दुगनी कर रहे हैं, तो उसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा, मतलब बताना है। तो आपको दोस्तों बता दे रहा हूँ, जो स्वप्रेरकत्व होता है कुंडली में जो फेरों की संख्या है उसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है ना। तो जब मतलब इनकी संख्या को दोगुना कर रहे हैं तो स्वप्रेरकत्व तो 4 गुना हो जाएगा, सिंपल है, क्योंकि तो समानुपाती हो रहा है, तो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो मतलब ये हो जाएगा 4 गुना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 गुना। ठीक है, चलो हो गया ये हमारा। अब हम रिक्त स्थानों पे पहुंच जाते हैं, और रिक्त स्थान नंबर 1 है हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है? विद्युत चुम्बकीय युक्तियों में खाली स्थान के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड पटलित किया जाता है, ठीक है। किसके प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय युक्तियों में भंवर धाराओं, इसमें क्या लिखना है? भंवर धाराओं, मतलब जो खाली स्थान आपका रहेगा इसमें आपको भंवर धाराओं लिखना है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय युक्तियों में भंवर धाराओं, ठीक है, के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड को पटलित किया जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। जो चुम्बकीय फ्लक्स है इसमें परिवर्तन की दर धारा के समानुपाती होती है। किसके? धारा, है ना, धारा के कैसी होती है? समानुपाती होती है। चलो नेक्स्ट है स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स की माप है ना। जो स्वप्रेरकत्व है किसी कुंडली में,
सॉरी दोस्तों, प्रेरित धारा है ना। स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली के प्रेरित धारा की माप है। किसकी माप है? प्रेरित धारा। यहाँ पर आपको लिख लेना है प्रेरित धारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी बताओ, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको दोस्तों पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो आप तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा, है ना। और तो दोस्तों अब हम देखेंगे 2 नंबर के क्वेश्चंस, है ना। तो 2 नंबर के क्वेश्चंस में हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है भंवर धाराएं क्या हैं, ठीक है। तो भंवर धारा, अब पहले हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं फिर इनका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो भंवर धाराएं क्या हैं। नेक्स्ट है भंवर धाराओं के दैनिक जीवन में कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग से पहले शैल कुंजी तथा फिर धारामापी कुंजी को दबाया जाता है, क्यों? ये भी आपको हम सब बता देंगे। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखो, है ना। चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करो, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद हम 5 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से 5 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं, तो 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है, ये बताना है आपको। यदि हम यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करना हो तो प्रयुक्त विद्युत यंत्र कौन सा होगा? उस यंत्र की संरचना सहित कार्यविधि समझाइए। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान क्षण के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है ना। तो ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इसके हल पर पहुंचते हैं, ठीक है। चलो तो दोस्तों हल देखते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन था भंवर धाराएं क्या हैं, ठीक है। भंवर धाराएं क्या हैं, तो ये दोस्तों भंवर धाराओं का क्वेश्चन आ गया है और इसको आंसर देखते हैं, ठीक है। जब किसी चालक से बंद चुंबकीय फ्लक्स, मतलब कोई भी चालक है, उस चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में अपरबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान, जैसे हम जल में कोई पत्थर डाल देते हैं तो हम देखते हैं ना उसके चारों ओर धाराएं उत्पन्न होती हैं, धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो जल में उत्पन्न भंवर के समान धाराएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें ही भंवर धाराएं कहते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो आप घर के ही जो टब को पानी में भरना और उसमें छोटा सा एक पत्थर डाल देना, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं डालना, नहीं तो तुम्हारा टब ही फूट जाए, है ना। चलो तो ओके, तो इसकी खोज सन 1895 में वैज्ञानिक फोको ने की थी, इसलिए इनको हम जो फोको धाराएं भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भंवर धाराओं के उपयोग, है ना। तो भंवर धाराओं के उपयोग लिखिए। तो धारामापी, देखो भंवर धाराओं का उपयोग है धारामापी को रुद्धोल बनाने में, प्रेरण भट्टी में भी किया जाता है, विद्युत चुम्बक ब्रेक बनाने में और प्रेरण मोटर में, ठीक है, इनमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो फिर आगे देख लो, हमारा अगला है ना, जो कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग में पहले शैल कुंजी फिर धारामापी कुंजी दबाई जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? पहले शैल कुंजी दबा देते हैं फिर, है ना, धारामापी कुंजी दबाती हैं, ऐसा क्यों, है ना। तो आपको दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु में आपने एक चीज़ पढ़ के रखी होगी, है ना, कि वहाँ पर एक बैलेंस का PS अपॉन QR, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम रहता है इसमें बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। मतलब ये है कि PS की वैल्यू है हमेशा वो QR की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तब ये क्या होता है, बैलेंस होता है, नहीं तो बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको समझो थोड़ा, है ना। व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में पहले शैल कुंजी को बाद में धारामापी कुंजी को दबाया जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि पहले शैल कुंजी को दबा दिया जाता है तो उपकरण में धारा का मान स्थायी हो जाता है, ठीक है। देखो पहले यदि शैल कुंजी को हम दबा देंगे तो जो धारा वो निकलेगी तो दोनों कॉर्नर पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और इक्वल हो जाएगी तो जो उपकरण है ना वो ठीक ठाक चलेगा आपका, ठीक है, उसमें बैलेंस रहेगा, उसमें कोई अनबैलेंसिंग का कोई सिस्टम उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि क्योंकि पहले शैल कुंजी को दबा दिया जाता है तो उपकरण में धारा का मान स्थायी हो जाता है, चेंज नहीं होता। इसके बाद धारामापी कुंजी को दबाया जाता है जिससे सेतु संतुलन की स्थिति में रहता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर, ठीक है। तो ये स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर है, तो आप कोई 2 अंतर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करने से उन कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न
हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करने से उसके पास रखी दूसरी कुंडली में, है ना, मतलब उसी कुंडली में अगर हो रहा है तो स्वप्रेरण होगा। मतलब एक ही कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही तो स्वप्रेरण है ना, और दूसरी में हो रही तो अन्य। भाई लग भी रहा है, स्व मतलब खुद में, अन्य मतलब दूसरे में, है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, प्रेरित धारा कुंडली की मुख्य धारा के सीधे प्रभावित करती है। ठीक है, और प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में बहती है, अतः प्रथम कुंडली की मुख्य धारा सीधे प्रभावित कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो दूसरी कुंडली में बहती है। ठीक है, हाँ, स्वप्रेरण के लिए एक कुंडली आवश्यक थी, इसमें 2 कुंडली आवश्यक होती हैं, तो ये अंतर हो गया। ठीक है, हमारा 5वां क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ लिखा है, भाई ये पोस्ट लिखा गया है ना, ठीक है, पृष्ठ है ना, तो किस चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली कुल, यहाँ पर लिखा है कुल। ठीक है, कुल यहाँ पर ये विद्युत लिखा है मेरे भाई, 1 मिनट, है ना, यहाँ पर गुजरने वाली कुल विद्युत, यहाँ पर विद्युत लिखा है। ठीक है, तो ये विद्युत कर लेना, विद्युत और बाकी सेम है ना। विद्युत बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, फाई बी से, है ना। यहाँ पर हमने ब्लैंक कर दिया है ये वाला, तो फाई बी से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि है, बस इतना लिखना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बनाना और छोटा सा बी लिख देना। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। तो ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होगा, है ना। अब हम पहुंचते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे, और 5 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों हमारा एक रिक्त स्थान रह गया था, जो था प्रत्यावर्ती धारा जन्यत्र खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, जो प्रत्यावर्ती धारा जन्यत्र है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ध्यान देना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जन्यत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये रह गया था। अब हम दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, तो आप सीरियल पे मत जाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 रहेगा 5 नंबर का, और ये कह रहा है एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित करो, है ना, और इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आप ये भी बताओ। ठीक है, तो देखो एक समताकाल वृत्ताकार कुंडली स्वप्रेरकत्व है ना, तो पहले मानना पड़ेगा, है ना। तो हमने मान लिया, माना कि समताकाल वृत्ताकार कुंडली त्रिज्या की r है ना, उस पर फेरों की संख्या n है, तथा कुंडली में I मतलब जो धारा है ना वो प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B बराबर μ0 अपॉन मतलब μ0 NI अपॉन 2r, यही होगा। और आपने देखा होगा ये व्यंजक से हम निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया, है ना। माना कि कुंडली के संपूर्ण तल में चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान है, एक समान हमने मान लिया। ठीक है, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर बी, ये होता ही होता है। ठीक है, होता ही है ना। ठीक है, चलो ये हो गया। तो फिर आगे देखो, इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। ठीक है, जहाँ ए कुंडली के मतलब ए तो क्षेत्रफल है ना, समीकरण 2 में b का मान समीकरण 1 से तथा कुंडली का क्षेत्रफल a बराबर पाई स्क्वायर रख दे। ठीक है, अब जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में b का मान रख दो। देखो समीकरण 1 से आपको b का मान प्राप्त है, तो ये मान रख दो समीकरण 2 में, है ना। और a क्या है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि कुंडली तो गोल होगी ना इस टाइप की। ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल गोला बनेगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त के आकार का बनेगा। ठीक है, चलो तो ये हमने वैल्यू इसमें रख दी, तो ये अपना ये रहा फाई, b की जगह ये रख दिया और a की जगह हमने ये रख दिया। ठीक है, तो देखो 2 मतलब पाई, हाँ, तो इनको r से एक r कैंसिल कर दो, तो हमारे ऊपर मतलब हमारे पास क्या बचा, μ0 पाई, है ना, और इसको n i r और अपॉन में 2 बचा, है ना। आप स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखा दो, है ना, मतलब जो स्वप्रेरकत्व गुणांक होता है Li बराबर क्या होता है, n फाई i होता है। ठीक है, अब फाई की वैल्यू है ना उठा के रख दो आप, है ना, तो ये आपका आ जाएगा जो हेनरी होगा। ठीक है, तो ये आपका व्यंजक हो गया। ठीक है, ये इधर तक का है ना आपका ये व्यंजक हुआ। आप स्क्रीनशॉट धीरे धीरे करके लेते जाना। ठीक है, ये यहाँ तक का अपना क्या हो गया, व्यंजक हो गया। थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक है, तो यहाँ तक। ठीक है, अब देखो इसने बोला कि इसके किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक हेडिंग डाल देना, मतलब ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, और जिसमें नंबर 1 लिख देना कुंडली का स्वप्रेरक। अब ये मत लिखना इतना सब, है ना, मैं बता रहा हूँ,
निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, कुंडली का स्वप्रेरक तो कुंडली में फेरों की संख्या तथा उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। फेरों की संख्या और त्रिज्या है ना पर निर्भर करता है, ठीक है। तो या फिर 2 पॉइंट बना लेना। स्वप्रेरक कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। नंबर 2, स्वप्रेरक कुंडली की त्रिज्या के पर निर्भर करता है, मतलब त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक है। दो देखो मतलब कुंडली में फेरों की संख्या और त्रिज्या दोनों के कैसा हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। देखो इक्वल आ रहा है ना, बराबर में है, ऊपर है, मतलब ये समानुपाती होगा, ठीक है। तो 2 हो गए आपके पॉइंट, ठीक है। अब 1 पॉइंट और लिख देना, ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। हाँ, तो 1 पॉइंट और लिख देना, और ये हमारा पॉइंट है, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर उसकी त्रिज्या बढ़ाने पर कुंडली का स्वप्रेरक तो बढ़ता है। मतलब चलो उसी में आप सम्मिलित कर देना इसको भी, है ना। जब फेरों की संख्या बढ़ाएं या फिर त्रिज्या बढ़ाएं तो स्वप्रेरक तो क्या होता है, बढ़ता है, मतलब वही हमने बताया ना, समानुपाती होता है बिहाल, है ना। तो उसी अनुसार, ठीक है। तो आपको 2 ही पॉइंट कवर करना है केवल, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट हैं इनको ही 1 मिनट, है ना। हाँ, तो आपको 2 ही पॉइंट कवर करना है कि निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला, कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। दूसरा, त्रिज्या पर या फिर त्रिज्या के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ा हो रहा है, अब थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा 5 नंबर का जो सेकंड क्वेश्चन था वो है कि यदि हमें यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करना हो तो प्रयुक्त विद्युत यंत्र कौन सा होगा, ठीक है। मतलब हमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो कौन से यंत्र द्वारा हम कर सकते हैं, और उस यंत्र की हमें क्या करना है, संरचना सहित कार्यविधि को समझाना है। संरचना भी समझाना है और कार्यविधि को हमें समझाना, ठीक है। तो देखो, तो पहले तो उस यंत्र का नाम सुनो। तो उस यंत्र का नाम मेरे भाई है एसी जनरेटर। उस यंत्र का नाम क्या है, एसी जनरेटर। तो ये एसी जनरेटर हो गया, है ना। अब एसी जनरेटर को आपको क्या करना है, सिद्धांत, संरचना, नामांकित चित्र सब समझना है, ठीक है। तो देखो सिद्धांत तो हाँ उसने क्या बोला है, नहीं, संरचना सहित कार्यविधि, संरचना और कार्यविधि उसने पूछा है ना। उसने आपसे सिद्धांत नहीं पूछा, ठीक है। बाकी सिद्धांत नहीं पूछा, लेकिन आपको समझना है। तो देखो ये सिद्धांत है इसका, ये इधर से इधर तक ये सिद्धांत है ना। पढ़ लेना, आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, जो एसी जनरेटर है इसका ये डायग्राम है, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये डायग्राम है, ये डायग्राम हो गया, ठीक है। अब डायग्राम में संरचना में देखें तो इसमें अवतल ध्रुवों वाला शक्तिशाली विद्युत चुम्बक NS होता है ना। देखो शक्तिशाली मतलब क्या होता है, NS होता है, ठीक है। ये N हुआ और ये S हुआ, अवतल ध्रुव होते हैं इसके, ठीक है, मतलब अवतल लेंस जैसे, ठीक है। जिसे क्षेत्र चुम्बक कहते हैं, ठीक है। ABCD तांबे की पृथक्कृत तार को मुलायम लोहे की पटली फ्रेम में लपेट कर बनाई गई कुंडली है। मतलब जो ABCD है, एक ये पटली मतलब ये कुंडली है, ठीक है। ओके, इस चुम्बक के ध्रुवों के बीच में एक धुरी पर किसी व्यवस्था से घुमाते हैं इस कुंडली के सिरों, मतलब ये इसको इसके साथ ही घुमाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे। तो देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ चलो और समझ लेना आप, ठीक है ना। तो सर्पी वलय C1 C2 से जुड़े होते हैं। जब कुंडली घूमती है तो ये सर्पी वलय भी उसके साथ घूमती हैं। B1 B2 ब्रोस हैं जो धात्विक पत्तियों से बने होते हैं, ये स्थिर रहते हैं, ठीक है। ये हो गया, और ये फिर इसकी कार्यविधि रह जाएगी, है ना। ये इसकी कार्यविधि रहेगी, तो आप इसको समझना, स्क्रीनशॉट ले लो और आप समझना और कॉपी में लिख लेना, ठीक है। डायग्राम से समझना तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर पे आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान किसी चालक क्षण के सिरों पर हमें क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक स्थापित करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो हमें क्या करना होगा, एक समान चालक मानना होगा। तो ये हमने एक समान चालक मान लिया, ठीक है। तो देखना, माना किसी एक पतली चालक क्षण है ना, जे की, जिसकी लंबाई ये जे की मान ली, जिसकी लंबाई क्या है, एफ है ना, एफ है, ठीक है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र बी कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट एवं एक्स चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। मतलब जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसको बी को, मतलब इसमें जो कागज क्रॉस की तरह, मतलब क्रॉस से दर्शाया गया है। माना कि क्षण कागज के तल में अपनी अक्ष के लंबवत एक नियत वेग भी से दाई ओर से चलाई जाती है, ठीक है। मतलब
बेग भी से चलाई जा रही है और दाई ओर से चलाई जा रही है, ठीक है। तो इतना सब ये थ्योरी पढ़ेंगे और इस सब में आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इन सब को यूज़ करके एक फाइनली हम एक स्थिति पे पहुंचेंगे। तो देखो ये भी आपको इसमें कंप्लीट करना है, पूरा आप समझ लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो फिर आप ही लोग कहते हो सर बहुत बड़ी वीडियो है, ठीक है। चलो, है ना। तो ये हो गया और फिर ये, है ना। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स विद्युत मतलब जो चुंबकीय बल व विद्युत तल बराबर हो जाता है व इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है। अर्थात इस कंडीशन में जो FM है वो किसके बराबर हो जाएगा, FE के बराबर हो जाएगा, है ना। FM की हम वैल्यू रख देंगे और FE की वैल्यू रख देंगे। तो ये ठीक है, इसको आगे हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो कुछ ये इस टाइप की कंडीशंस निकलने वाली है, ठीक है। क्योंकि तो देखो, है ना, तो आगे देखेंगे तो फिर इतना तो हम कर ही लेंगे, इसके बाद हम ये आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपको ये नहीं समझना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ मैं, थोड़ा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्यू भी तो यहाँ पर है ही हमारा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं समझा, FM की वैल्यू ये रख दी, FE की वैल्यू ये है, ठीक है। अब यहाँ पर जो E है, E की वैल्यू ये होती है V/L, E बराबर होता है V/L, ठीक है। तो साइन 90 हो गया 1, तो यहाँ पर हमें क्या बचा, केवल Q भी बचा, ठीक है। और ये Q और E की वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। 1 मिनट देखना, है ना। तो ये Q भी बचा, है ना, Q और E की वैल्यू उठा के हमने ये रख दी, ठीक है। चलो, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो देखो V से तो भी हाँ, Q से इधर ये Q कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, कैपिटल V, ठीक है। तो कैपिटल V बचा है, देखो इधर पे हमारे पास V भी बचा है, इधर V/L बचा, ठीक है। तो कैपिटल V की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये आपका फाइनली व्यंजक आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ये हो जाएगा, है ना। चलो आगे हम देखते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है लेंज का नियम क्या है, ठीक है। और लेंज के नियम के मतलब, हाँ लेंज का नियम है और इसके लिए आपको ये बताना है कि ये ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल होता है कि नहीं, ठीक है। तो पहले तो लेंज का नियम देख लो, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत देना, ठीक है। इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सभी उदाहरणों में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है ना। मतलब जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करना, ठीक है। तो ये वही बात हो गई ना, है ना। उसी से तो उत्पन्न हो रहे हैं और उसी का विरोध कर रहे हैं, तो इसे लेंज का नियम कहेंगे, ठीक है। तो ये लेंज का नियम हुआ, है ना। अब ये लेंज का नियम ऊर्जा के नियम के अनुकूल है, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। देखो लेंज के नियम से हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव लाया जाता है तो कुंडली के पास वाला सिरा भी उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। वो तो सिंपल सी बात है, ठीक है। जो चुंबक के पास आने का विरोध करता है, बिल्कुल जब समान ध्रुव मिलेंगे आपस में तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। आपको वैसे ही पता है जब समान बराबरी के लोग मिलते हैं तो जलन होती है एक दूसरे में, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं अपने बराबरी के दोस्तों से अभी दोस्ती करो ताकि वो ज़्यादा पढ़ें तो तुमको जलन हो उस पढ़ने से तो तुम भी ज़्यादा पढ़ो, है ना। तो ऐसा आपको करना है, ठीक है ना। विरोध करते हैं प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। चुंबक पर इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक बाह्य का बल कार्य करना पड़ता है जो कुंडली में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह केवल ऊर्जा स्थानांतरण होता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। तो मतलब ऊर्जा को केवल स्थानांतरित करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी यूनिट कवर होती है पूरे हल के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।